एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है नाटो के बारे में हम यहाँ बात करेंगे रिसेंटली, क्योंकि ये चीज़ सामने आई है मीडिया रिपोर्ट से कि इंडिया की बातचीत जो है वो नाटो से चल रही थी। और ये क्या बातचीत थी, कब हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी आप देख लीजिए, पीडीएफ्स भी लेक्चर्स के आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे इस यूज़र नेम के साथ ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नाटो की बातचीत की इंडिया के साथ हुई है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए मीडिया ने इसको किस तरह से रिपोर्ट किया है। ऑफ पब्लिक ग्लेयर, पब्लिक की नज़रों से दूर, क्लोज डोर मीटिंग ये हुई है। और ये हुई भी 2019 में है, और हमको अब इसके बारे में पता चल रहा है। और क्या इसके की पॉइंट्स हैं, क्या की हाइलाइट्स हैं, इसको हम आज एनालाइज करेंगे। ये करंट अफेयर का पोर्शन है इस मीटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टैटिक से जोड़ के देखेंगे। नाटो को भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम ये जो बातचीत है, टॉक्स जो है, उनके बारे में बात करेंगे। नाउ सी नाटो। नॉर्थ, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। ये एक इस तरह का अलायंस है 30 देशों के बीच में। ये 30 देश वो हैं जो एटलांटिक ओशन के, नॉर्थ एटलांटिक ओशन के साइड्स पे आते हैं। ये सारे देश इंक्लूडेड हैं। इस तरह के 30 देशों का ये अलायंस है, जिसमें मोटे तौर पे आप देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस, और यूरोपियन नेशंस, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं वो इसके मेंबर्स हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, टर्की। तो ये देशों का एक मिलके एक गुट है, एक अलायंस है, जिसको हम नाटो बोलते हैं। अब बात आती है कि ओके, ये जो अलायंस है आखिरकार ये क्यों बनाया गया, इसको कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये एक क्वेश्चन आता है। देखिए, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था कि आपके जो भी एलाइड देश हैं, रशिया हो गया, ये सब मिलके नाजीज़ के खिलाफ जर्मनी में ये लड़ाई कर रहे थे, और ये जीते भी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, तो यहाँ पे इनको डिसाइड करना था जर्मनी को अब किस तरह से बांटा जाए, जर्मनी का फ्यूचर क्या हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यूएस और यूएसएसआर दोनों शामिल थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जर्मनी के 2 हिस्से हो गए। एक हो गया आपका वेस्ट जर्मनी, एक हो गया आपका ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो था, उसको जो एलाइड पावर्स हैं वो रूल कर रही थी। उन्होंने अपनी टेरिटरीज वहाँ पे बना ली, 3 टेरिटरीज, फ्रेंच, यूएस, इस तरह की टेरिटरीज उनकी बन गई। और जो आपका ईस्टर्न जर्मनी है, रशिया की तरफ, यूएसएसआर की तरफ, उस पर वो ये कम्युनिस्ट, उन्होंने कंट्रोल इस पर अपना कर लिया। तो इस तरीके से ये इसका डिवीजन यहाँ पे हुआ। अब जो यूएस है, उसको ये लग रहा था कि यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम 2 मेजर पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर। ऑल दो यूएसएसआर का बाद में डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और आज वो एक मेजर पावर, रशिया को हम कंसीडर करते हैं, बट यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो अब यूएस को उस टाइम पे ये खतरा था, मैं नाटो क्यों बना वो स्टोरी आपको बता रही हूँ। यूएस को ये खतरा था कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट है, और अब ये जो कम्युनिस्ट है ईस्ट में, ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करेगा, वेस्ट में अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करता जाएगा। तो अब इसके चलते क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियन नेशंस का बहुत नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, यूएस ने यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम जो है ये लोग लेके आए, जिसका नाम था मार्शल प्लान। ये मार्शल प्लान ये था, यहाँ पे आइडिया ये था कि यूएस और यूरोप के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए। तो इन्होंने यूरोपियन देशों को फंडिंग देना शुरू किया, ताकि उनको फिर से डेवलप किया जाए, जो नुकसान हुए हैं वो फिर से ठीक किए जाए। अब जर्मनी के हिस्से में देखिए, जो एलाइड पावर्स के पास था आपका वेस्टर्न जर्मनी, वहाँ पे फंड्स आए, लेकिन जो यूएसएसआर था उसने ईस्टर्न जर्मनीज में ये फंड्स लेने से मना कर दिया। उनको मना कर दिया कि उनसे कोई भी फंड नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उनको खतरा था यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो आपका वेस्टर्न जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया, ईस्टर्न जर्मनी आपका गरीब रह गया। और उसके चलते यूएसएसआर ने बीच में बर्लिन वॉल भी बना दी, क्योंकि जो लोग अब नौकरी के चक्कर में वेस्ट जर्मनी जाना चाहते थे क्रॉस करके, तो उन लोगों को रोका गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी उस टाइम खड़ी हो गई। अब यूएस, जब ये मार्शल प्लान वैसे भी यूएस ने लाने का सोचा ना, कि हम यूरोप
के जो भी देश हैं उनको डेवलप फिर से करेंगे। तो यूएसएसआर ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह की इकोनॉमिक असिस्टेंस किसी भी देश को दी जाती है तो उस देश का इन्फ्लुएंस उस देश पे होता है। अगर यूएस इकोनॉमिक असिस्टेंस देता ईस्टर्न जर्मनी में तो यूएसएसआर को लगता कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज़ कुछ चलने लगी और वहाँ पे फिर अमेरिका को लगने लगा कि यूएसएसआर धीरे धीरे वेस्टवर्ड्स कम्युनिज्म जो है वो एक्सपैंड होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली अमेरिका ने अमेरिकन यूरोपियन जो अलायंस है वो बनाया, किसके खिलाफ? यूएसएसआर के खिलाफ। 1948 में देखिए क्या होता है, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, ये सब एक ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ये साइन करते हैं। कलेक्टिव डिफेंस क्या हो गया कि अगर इसमें से किसी भी एक देश पे हमला होगा तो सारे देश मिलके उसका जवाब देंगे, राइट? कि एनी सिग्नेटरीज फेस्ड एन अटैक देयर वुड बी डिफेंडेड बाय ऑल द अदर्स। तो ये कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स ट्रीटी का किसी एक देश पे भी कोई अटैक करता है, एक्सटर्नल अटैक अगर होता है तो सब मिलके उसका सामना करेंगे। अब उसके बाद यूएस ने क्या कहा, यूएस कांग्रेस से एक चीज़ पास करवाई। यूएस कांग्रेस ने पास किया वैंडनबर्ग रेजोल्यूशन, जो कि नाटो के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। वैंडनबर्ग सोल्यूशन में इन्होंने कहा कि यूएन चार्टर के अंदर इस चीज़ को, कलेक्टिव डिफेंस वाली चीज़ को प्रमोट किया जाए, पास किया जाए, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इसको बाहर रखा जाए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में जाएगा तो वहाँ पे रशिया भी एक मेंबर है और रशिया क्या करेगा, उस पर वीटो कर देगा और वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो यूएन चार्टर के अंदर और यूएन काउंसिल से बाहर आपका वैंडनबर्ग रेजोल्यूशन जो है वो यूएस कांग्रेस ने पास किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेपिंग स्टोन था, आपका नाटो का ट्रीटी बना जिसको वॉशिंगटन डीसी में साइन किया गया 1949 में। और शुरू में इसके सिर्फ 12 देश इसमें इंक्लूडेड थे, 12 सिग्नेटरीज इसके थे। अब नाटो की क्या आइडियोलॉजी है? नाटो की यही आइडियोलॉजी है जो सिक्योरिटी है यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ की वो बनी रहे, नॉर्थ अमेरिकन मेंबर्स कंट्रीज़ के साथ साथ कोऑपरेशन अमेरिका का यूरोप के साथ बना रहे। और जो इसकी जितने भी एलाइज हैं नाटो में, जितने भी कंट्रीज़ आपके आते हैं, ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, किन थॉट्स को प्रमोट करते हैं? कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन देशों के बीच में तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह का अक्रॉस अटलांटिक ये एक डायलॉग और कोऑपरेशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे 30 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं। तो अब हर एक का ये देख सकते हैं ईयर, कि कब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है, कि उन्होंने नाटो को कब ज्वाइन किया। और सबसे लेटेस्ट देखिए किसने ज्वाइन किया है इनको, 2020 में। यहाँ पे आप ये देश देख सकते हैं, एंड देयर वाज वन मोर, बट ये सारे आप इनके 2004 ये सारी कंट्रीज़ का नाम आप देख सकते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये मैप है कि करंट नाटो मेंबर्स कौन से और प्रॉमिस्ड कि आने वाले समय में कौन कौन हो सकता है। और नाटो का डिफेंस का क्या तरीका है, नाटो किस तरह से वर्क करता है, इनका भी वही कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम है कि अगर एक नाटो देश पे हमला होता है तो उसको माना जाएगा कि नाटो पे हमला हुआ है, सब उसका मिलके सामना करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी देश में सिविल अनरेस्ट होता है, उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम है, या कोई जैसे मिलिट्री कू होता है, उस तरह की कोई सिचुएशन होती है सिविल अनरेस्ट की वजह से, तो उसमें नाटो मेंबर्स जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओनली इन केस ऑफ टेररिज्म एंड एक्सटर्नल अटैक ये कलेक्टिव डिफेंस जो है वो किया जाएगा। तो ये बात थी नाटो की। मैंने आपको स्टैटिक के पोर्शन से हाइलाइट्स जो मेन है, इसके पीछे और भी वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बर्लिन वॉल की कहानी है एंड ऑल दैट, बट अभी हम वहाँ पे टच नहीं करेंगे। नाटो को हमने मेजर तौर पे पढ़ लिया। अब हम इसका करंट अफेयर की बात करेंगे कि इंडिया की बातचीत, क्योंकि अब आपको पता है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, हम लोग नाटो के मेंबर नहीं हैं। तो और ऊपर से आप ये भी कह सकते हैं कि नाटो एक तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन है। यहाँ पे किसी भी तरह की, क्योंकि कलेक्टिव डिफेंस की बात की गई है, मिलिट्री कोऑपरेशंस आपको देशों के बीच में नजर आएंगी। तो इंडिया की इस तरह की मिलिट्री कोऑपरेशन नाटो के साथ नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया की किस तरह की बातचीत नाटो से चल रही है, तो इसको आप टर्म कर सकते हैं कि ये मिलिट्री नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात चल रही है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। इंडिया का पहला पॉलिटिकल डायलॉग, ये याद रखिए, दिस टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इन टॉक्स के बारे में बात करें, अगर पेपर में कहीं पूछा जाए। इट इज़ पॉलिटिकल डायलॉग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी नाटो के साथ में। ब्रुसेल्स में ये हुआ
12 दिसंबर 2019। तो देखिए ये चीज़ हम 2022 में आज पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस पे बहुत ज़्यादा थोड़ा पर्दा डाल के रखा गया, बहुत ज़्यादा इसको ओपनली डिस्कस नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पे ये कोऑपरेशन किन इन टॉक्स में, इन बातचीत में किस चीज़ की बात की जा रही है, एम क्या है इस मीटिंग का। रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और इसका कैरेक्टर टोटली पॉलिटिकल है। सो डोंट मिस दिस वर्ड, दिस इज़ वेरी स्पेशल। ओके, अब इंडिया का नाटो से बातचीत करने का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया ने नोटिस किया कि नाटो के साथ हमारे दो पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों नाटो के साथ बहुत बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, बाईलेटरल डायलॉग्स चल रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नाटो को हमेशा चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू पता होगा, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पता होगा, ये किस तरह से इश्यूज़ को देखते हैं, चाइना किस तरह से इश्यूज़ को देखता है वो पता होगा। लेकिन इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया किस तरह से सोचता है रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर, ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर, इश्यूज़ को लेकर, वो नहीं पता होगा। इसलिए इंडिया के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो नाटो से बातचीत करे। तो यहाँ पे देखिए रोल ऑफ बीजिंग, इस्लामाबाद जो है स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स को लेकर वो नाटो के पास पहुंचते हैं, तो इंडिया भी उनको अपने डायमेंशंस बताना चाहता है, इसलिए यहाँ पे बातचीत ये शुरू की गई। और 2019 दिसंबर में 9 राउंड्स ऑफ टॉक्स बीजिंग के साथ इन्होंने ऑलरेडी किए थे। हमें पता चला 9 राउंड ऑफ टॉक्स चाइना के साथ हुए हैं, चाइनीज़ एम्बेसडर्स के साथ हुए हैं। और ये चाइना की बात है। पाकिस्तान के साथ देखिए क्या चल रहा है, और भी खतरनाक पॉलिटिकल डायलॉग्स के साथ साथ, क्योंकि इंडिया तो अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स में इन्वॉल्व हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान के साथ तो मिलिट्री कोऑपरेशन की बात भी चल रही है, और सिलेक्टिव ट्रेनिंग, पाकिस्तान ऑफिसर्स को मिलिट्री डेलीगेशन जो है यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहा है, मिलिट्री स्टाफ टॉक्स भी चल रही हैं। तो ये चीज़ देखते हुए हमको सिग्निफिकेंस पता चलता है कि इंडिया का भी नाटो से बातचीत करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमको आज तक नहीं पता है बहुत क्लियरली कि नाटो क्या सोचता है चाइना के बारे में, नाटो क्या सोचता है पाकिस्तान के रोल के बारे में, नाटो क्या सोचता है अफ़गानिस्तान के बारे में, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि इंडिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमारा मेन इन जो पूरा टॉक्स हुई हैं, यहाँ पे मेन था मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करें। इस कॉन्वर्सेशन पे ये एक कॉमन ग्राउंड है नाटो के साथ, क्योंकि इंडिया ने नाटो के साथ बातचीत में ये देखा कि नाटो का पॉइंट ऑफ व्यू चाइना के बारे में डिफरेंट है। जैसे इंडिया सोचता है, चाइना अलग तरीके से सोचता है, पाकिस्तान के बारे में इंडिया से अलग तरीके के बारे में सोचता है, तालिबान के बारे में इंडिया से अलग तरीके से सोचता है, बट एक कॉमन ग्राउंड है, दैट इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे यही इसी कॉमन ग्राउंड की बात हो रही है। अब इस कॉमन ग्राउंड को ढूंढने के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी दो पार्टीज़ के बीच में अगर बात होना शुरू होती है तो कॉमन ग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, कोई कॉमनैलिटी नहीं होगी, तो बातचीत नहीं हो पाएगी। अब न्यू दिल्ली की असेसमेंट देखो कि यहाँ पे नाटो ऑन चाइना एंड टेररिज्म एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान रोल्स इन अफगानिस्तान, ये सब पर्सपेक्टिव्स जो थे वो अलग हैं। अब पहले डायलॉग में तो हमको 3 क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में पता चला। जब नाटो से बातचीत हुई 3 मेजर चीज़ों के बारे में हमको पता चला, जिसके बारे में हमको लिमिटेड कॉमन ग्राउंड नज़र आता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ अलग तरीके से सोचती हैं। अगर नाटो के ओपिनियन के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, जैसे इंडिया बोलता है कि भाई हम चाइना से थ्रेट को कंसीडर करते हैं, इंडिया के चाइना को लेकर कंसर्न्स हैं, लेकिन नाटो के अकॉर्डिंग उसको चाइना से कंसर्न नहीं है, उसको ज़्यादा कंसर्न किससे है, रशिया से। वो कहता है कि रशिया के एग्रेसिव एक्शंस हैं, चाहे आप यूक्रेन को लेकर बात करो या कोई भी बात करो, लेकिन इंडिया का तो रशिया इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड, हम रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है नाटो और इंडिया के पर्सपेक्टिव्स के बीच में, राइट। अगर यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी की बात किया जाए तो इंडिया के अकॉर्डिंग चाइना से खतरा है, बट नाटो के अकॉर्डिंग रशिया से ज़्यादा खतरा है। अब दूसरा चीज़ कि नाटो बोलता है कि हमने रशिया से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रशिया हमेशा मना कर देता है, वो किसी भी तरह के इशू पे यूक्रेन को लेकर जैसे कोई भी बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है। सो यहाँ पे ये पहला पॉइंट। दूसरा, फिर से चाइना को लेकर बात करें, जैसे चाइना को इंडिया का कंसर्न है चाइना का राइजिंग जो इकोनॉमिक वे में हो गया या किसी भी तरीके में राइज ऑफ चाइना इंडिया के लिए कंसर्न है, लेकिन नाटो इसको किस तरीके से देखता है, एक मिक्स्ड तरीके से देखता है। वो बोलता है हम मानते हैं ये एक चैलेंज भी है बट एक अपॉर्चुनिटी भी है।
सो यहाँ पे भी आप ओपिनियंस देख सकते हैं, दोनों पार्टीज़ के अलग हैं। तीसरा तीसरा है अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर। अब तालिबान को नाटो हमेशा से एक पॉलिटिकल एंटाइटी बोलता है कि ये एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, लेकिन इंडिया तालिबान को हमेशा टेररिज्म की नज़र से देखता है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है इंडिया के स्टैंड पे, क्योंकि वो तालिबान को पॉलिटिकल एंटिटी बोलते हैं और हम उसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, 3 पॉइंट्स हमको पता चलते हैं नाटो से बातचीत करके कि कितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स में यहाँ पे फ़र्क है। लेकिन कॉमन ग्राउंड ऑन चाइना यही है कि वो भी इसको चैलेंज मानते हैं। अब देखिए, अगर नाटो इस तरह से चाइना को देखता है तो डेफिनेटली इंडिया को भी कुछ ऐसा ग्रुपिंग बना के रखना पड़ेगा जो चाइना को काउंटर करे, तभी हमारा जो क्वाड है वो चलता है। क्वाड मेंबरशिप का हमारा यही मतलब है कि चाइना को ये लोग काउंटर कर रहे हैं। और ये जो अलायंस है चाइना पाकिस्तान के साथ नाटो की, यहाँ पे हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी मैटर्स न्यू दिल्ली का कंसर्न है, तभी हम नाटो से बात करें ताकि उनको इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया के कंसर्न्स भी मालूम रहें। तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? बेसिकली ये जो 2019 में मीटिंग थी नाटो के साथ, नाटो फिर से मिलना चाहता था, फिर से बातचीत करना चाहते थे 2020 में, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से ये बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं उसमें क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या स्ट्रैटेजिक पोजिशंस हैं, इस पर बात करना आगे इम्पॉर्टेंट है। और नाटो डेलीगेशन ने ये भी कहा है कि वो टोटली इंटरेस्टेड हैं, वो इंडिया के साथ आगे जो भी म्यूचुअली अग्रीड एजेंडाज हैं जिस पे बात करनी है वो आगे भी मिलना चाहते हैं, इन इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। तो इंडिया का कंसर्न अब यही है कि दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उन पे आगे वाली मीटिंग्स पे बात की जाए। तो लेट्स सी अब ये टॉक्स आगे किस तरीके से जाते हैं, बट मेन सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया अपने कंसर्न्स भी नाटो के सामने रखना चाहता है कि सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ही आगे ना जाए, तभी ये कॉमन ग्राउंड, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कॉमन ग्राउंड है जिस पे आगे बात की जाएगी। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने स्टार्टिंग का नाटो को भी जाना और जो करंट अफेयर है, ये टॉक्स, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हमने जाना। बाकी ये पूरा जो PDF है आपको इस चैनल पे, इस लिंक पे आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा। अब आगे मैं आपको अनअकैडमी के कोर्सेज़ के बारे में बता दूं कि जो भी कोर्सेज़ हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत एक्सपर्ट एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ बहुत ईजी कर सकते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ कि आप अनअकैडमी को क्यों चुनें ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट किसी वीडियो में मिस कर रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में देख ले। आपको यहाँ पे एक बहुत ही वाइड चॉइस मिलती है कि आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं, जिससे भी आपको मन करे, जिससे आपको जिस टीचर की सबसे ज़्यादा समझ आती है। अगर आप कहीं जाके बहुत कॉस्टली कोर्स खरीद लेते हैं और आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है कि आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना है, देन एट दैट टाइम यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हियर यू हैव एन ऑप्शन। आपको जिस टीचर की सबसे अच्छी समझ आती है, देयर आर सो मैनी टीचर्स और सब एक से बढ़कर एक हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। बट इसके साथ साथ आपका डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड टू एंड प्रिपरेशन, नोट्स, सब कुछ आपको इस कोर्स में जो है वो मिलेगा। अभी अगस्त 19 से जो कोर्सेज़ के प्राइसेस हैं वो एकदम बढ़ जाएंगे। उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, वीरो UPSC। अगर आप 10% ऑफ इस पे लेना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिए। नोट्स भी आपको मिलेंगे। देखिए, नोट्स के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हर टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे कवर किया गया है। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, सैम्पल नोट्स भी आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहता है वहाँ से आप ले सकते हैं। अब अलग अलग बैचेस भी शुरू होते हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल बैच होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपको मेंटोर बताएगा, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जैसे 18 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है, तो इस बैच में आप एनरोल होने के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो अनअकैडमी का कोर्स लेने के लिए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, कि इतने सारे टीचर्स हैं, सब एक से बढ़कर एक, आप किसी से भी पढ़िए। अब कोई लोग एक बार में अगर पेमेंट नहीं करना चाहते तो 0% EMI का भी ऑप्शन है। पेपर वर्क बिल्कुल मिनिमम है, 2 घंटे में ये अप्रूव हो जाता है। आप अगेन कॉल करके डिटेल इसके बारे में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी प्रयास, ये ऑफलाइन है, मॉक टेस्ट है। अगर आपको लगता है आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा, आप मेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में हैं, कहीं पर भी जाके टाइमिंग आप देख लीजिए। 22 अगस्त से 25 9 AM to 5 PM आप इसको ज्वाइन कीजिए। एंड
इन केस अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, यानी आपको एक्सटेंशन सब्सक्रिप्शन में दिया जाएगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, सो वी हैव कॉम्बोज कि जीएस के साथ आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं। कोई भी टीचर आप चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी लगे। सो आई वुड से लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी। आप कोड वीरो यूपीएससी यूज़ कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट, एंड रेस्ट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।